हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। हम लास्ट टॉपिक जो अपना कर रहे थे वो कर रहे थे अपना चैप्टर 4 विच इज लॉज ऑफ मोशन। वी आर डूइंग चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। और लास्ट वीडियो में हमने किया था एग्जाम्पल क्वेश्चन जो अपने बनते थे, एग्जाम्पल 4.1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सब एग्जाम्पल फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो के हम फिनिश कर चुके थे। नाउ एक बात बताओ, कुछ पार्टिकल हैं, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि कैसे एक कंजर्वेशन लो, आपका मोमेंटम कंजर्वेशन लो का यूज करके बहुत सारे पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया। जैसे एक अपनी रिएक्शन होती है बीटा डिके। बीटा डिके में एक बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, दो तरह की बीटा डिके होते हैं। रेडियो रिएक्शंस होती है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियर डिके होता है बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट हाँ वहां पे कन्वर्जन होता है। वो सब छोड़ो, बात जो है वो ये है कि इसमें एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। क्या होता है बेटा? न्यूट्रिनो। अब जो ये न्यूट्रिनो है ये न्यूट्रल होता है, चार्ज जो है इसके ऊपर 0 होता है, मींस इसको इलेक्ट्रिकली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। मास जो होता है बहुत कम होता है, इट इज वेरी वेरी लेस। जब चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मास बहुत कम है तो आप कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आपकी बीटा डिके की रिएक्शन है, इस बीटा डिके में क्या यूज करके साइंटिस्ट ने पता किया कि कुछ पार्टिकल मिसिंग है। जो आपकी बीटा डिके होती है, न्यूट्रॉन जो है, जैसे न्यूट्रॉन आपका डिके हो जाता है प्रोटॉन में, और एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो एमिट होता है, ठीक है, कुछ एनर्जी होती है। यहां पर अगर हमने ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, तो लगभग जो आपका मास कंजर्वेशन था वो सेटिस्फाइड था। उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन लगभग सेटिस्फाइड था, थोड़ा सा माइनर गैप आ रहा था, और इस पार्टिकल को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे बाय कैलकुलेशन। बाद में साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ, क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। चलो इस टॉपिक को अब इन डिटेल स्टडी करते हैं। इसका डेरिवेशन भी आपके आता है 11th क्लास में। एक आसान डेरिवेशन कराऊंगा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वैसे करेंगे। क्या कहता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड का क्या मतलब है? जो इनिशियल मोमेंटम है, मींस इनिशियल मोमेंटम, इसको मान लेते हैं पी आई, विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, हमेशा नहीं होगा। कब होगा? व्हेन दैट इज वेरी एसेंशियल थिंग, व्हेन यू आर हैविंग आइसोलेटेड सिस्टम। जब आपका सिस्टम आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का क्या मतलब है? पहले बताया बेटा, आइसोलेटेड का मतलब है जब आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए। समझा? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मींस इनिशियल मोमेंटम आपका फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। कोई डाउट नहीं? डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसको निकाले कैसे। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट 1 है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट से कोलाइड करी। ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u1 मान लेते हैं, ये u2 से मूव कर रहा है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। कंडीशन ये है कि जो u1 है वो ग्रेटर देन होगा u2 से। सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी पाथ चेंज नहीं किया, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब क्या ये दोनों स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे से? क्या ये दोनों टकराएंगे? सोचो, दो ऑब्जेक्ट है, आप और आपका दोस्त 20 की स्पीड से चल रहा है, आप 30 की से चल रहे हो, क्या उसको ओवरटेक कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगी, और मान लेते हैं ये कोलिजन चला एक स्मॉल टाइम के लिए, डेल टी टाइम के लिए कोलिजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? दोनों सेपरेट हो गई। ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाते हैं, और इसका फाइनल मोमेंटम, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल मोमेंटम और हम कहें फाइनल वेलोसिटी u2 डैश हो जाएगी।
मास में कोई चेंज आता नहीं है। फर्स्ट जो है इसकी वेलोसिटी u1 डैश हो जाएगी और मास में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। सो ये इनिशियल है, कोलाइड करी, फाइनल हो गया। सो दिस इज इनिशियल, देन यू हैव कोलिजन एंड दिस इज फाइनल। ना मान लेते हैं कुछ टर्म्स हमें माननी पड़ेगी, जो आपका कोलिजन हुआ है वो डेल टी टाइम के लिए हो। डेल टी आपका स्मॉल टाइम, डेल का मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम, सो डेल टी इज वेरी स्मॉल टाइम। लेट अस कंसिडर इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आपका p फर्स्ट का मानते हैं 1i और सेकंड का मानते हैं p2i, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम विल बी p2i, सॉरी p1i p डैश p डैश 2, अरे फाइनल है ये तो, ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंटम इनिशियल और फाइनल। अब क्या हम न्यूटन का लॉ यूज कर सकते हैं? कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम न्यूटन का लॉ? देखो एक हमने पढ़ा था इम्पल्स, याद है? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराए थे पिछले क्लास में। सो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें व्हाट इज द इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स ड्यू टू फर्स्ट ऑन सेकेंड, सो यहां से क्या हम नहीं निकाल सकते F12 डेल टी, और सिमिलरली इम्पल्स ड्यू टू सेकेंड ऑन फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट पे क्या इंपल्सिव फोर्स, क्या इंपल्सिव इंपैक्ट होगा? सो वी विल हैव F21 डेल टी। कोई डाउट? बेटा इसका फॉर्मूला क्या बताया था? चेंज इन मोमेंटम, सो इट विल बी चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंपल्स ड्यू टू 1 ऑन सेकेंड, सेकेंड के ऊपर बात कर रहे हैं, मींस यू विल हैव सेकेंड में कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है। सो सेकेंड का चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा p फाइनल मोमेंटम 2f डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम f2i, सॉरी p2i, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सिमिलरली इस केस में अगर आप निकालना चाहो, सो चेंज इन मोमेंटम इन सेकेंड एंड दिस विल बी चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या चेंज होगा? अब फर्स्ट जो आपकी ऑब्जेक्ट है इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम में क्या चेंज होगा? सो इनिशियल फाइनल, दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल, सो यू विल हैव p1 फाइनल डैश माइनस p1 इनिशियल। कोई डाउट? अब देखो ये है आपका F21, कुछ भी नोटेशन दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आपकी ये दो बनी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्या बेटा? इसको नोट डाउन कर लो, ये आपके इंपॉर्टेंट नोटेशन कह सकते हो। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो गए आपकी दो इक्वेशन। अब क्या मोमेंटम कंजर्वेशन निकल गया? बिल्कुल नहीं निकला। तो कैसे निकाल सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा रिमाइंड करो, आपका न्यूटन थर्ड लॉ क्या था? दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मीन्स मैथमेटिकली यू कैन से दैट F12 will be equals to minus F21, एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, एंड दिस इज ऑपोजिट। याद आया? F12 एक जो दूसरे पे फोर्स लगाएगा वो इक्वल होगा दूसरा पहले पे जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि सराउंडिंग क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा मोमेंटम कब कंजर्व होता है? जब आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। ये हो गया यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्योंकि टाइम जो दोनों का भिड़ने का टाइम है, कोलिजन टाइम है, डेल टी। देखो एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कितनी देर चिपक के रही और दूसरी पहले से कितनी देर चिपक के रही, टाइम तो सेम रहेगा। सो डेल टी रिमेन सेम, दोनों केस में डेल टी आपका सेम रहेगा, टाइम जितने टाइम के लिए कोलिजन हुआ वो सेम रहेगा। सो यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन वी कैन से दैट F12 del t will be equals to माइनस F21 del t। डेल टी से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यहां से रख देते हैं। F12 P2
एफ फाइनल माइनस P2 इनिशियल, ये आपका इक्वल हो जाएगा P1 फाइनल माइनस P1 इनिशियल। समझ आया? थोड़ा शफल करते हैं, शफल करो इनको। यहां पे दोनों इक्वेशन को हमने रखा तो क्या आएगा, एफ P2 फाइनल माइनस P, ये माइनस साइन में तो है, ठीक है। सो यू विल गेट P2 फाइनल डैश माइनस प्लस हो जाएगा P1 फाइनल डैश, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा P1 इनिशियल, और ये प्लस P2 इनिशियल। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द टोटल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम आपका फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, फाइनल मोमेंटम। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, यू कैन से दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन यू आर हैविंग आइसोलेटेड सिस्टम, मींस एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्या है, इसमें जो बॉल टकराई है उनका ही फोर्स है, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स की बात नहीं करी गई है। सो उन दोनों की वजह से आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक बहुत बड़ा सा सोल्यूशन हो गया है ये, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। रही बात इसको शॉर्ट और सिंपल कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी याद नहीं आए, मान लो ये आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो इसको बड़ा से सिंपल कैसे सोल्व कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन को एक आसान तरीके से करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो अभी हमने कहा एफ एक्सटर्नल हम मानते हैं 0 क्योंकि वी आर हैविंग आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहां पे अगर आप ध्यान दें, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर आप यूज करते हो तो क्या बोलता है, एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू dp/dt, और एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। सो अगर हम इस पार्ट को लें, यू विल हैव dp/dt इक्वल्स टू 0, मीन्स यहां से क्या शो कर रहा है, दैट आपका चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, 0। सो यू कैन से चेंज इन मोमेंटम with respect to time is 0, means initial momentum जो आपका रहेगा, initial momentum will be equals to final momentum। समझ आया बेटा, समझ आया? अगर आपके वो डेरिवेशन याद न रहे, इससे भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक बहुत बेसिक करेंगे, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, दिस इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। नाउ इक्विलिब्रियम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, मींस लेफ्ट टू राइट प्रोडक्ट और आपके क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट जो बना है रिएक्टेंट बना है, उनमें कोई रिएक्शन ना हो, मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, तो उसको बोलते हैं आप इक्विलिब्रियम। सिमिलरली मींस वहां पे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम इस डस्टर को यहां पे रखते हैं, कोई भी इसके मोमेंटम नहीं हो रहा है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हो रहा है, मींस इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल जितने फोर्स लग रहे हैं वो 0 है। सो व्हेन यू आर हैविंग नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 on any object, you will have equilibrium state। अब इसको इन डिटेल बाद में करेंगे, बाद में कब करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल आता है आपका जब ग्रेविटेशन पढ़ते हो, उसके बाद आपके वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ते हो, उसमें इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट करता है, उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में करेंगे। अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये, उसको कर लेते हैं। देखो यू आर हैविंग एग्जाम्पल 4.6, बुक निकालो और एग्जाम्पल पढ़ो। वीडियो को पॉज करके बुक निकाल के एग्जाम्पल को पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं। सो उससे पहले मैं आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा देता हूं, बहुत एसेंशियल है। फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज होने वाली बात भी है, क्योंकि
फ्री बॉडी डायग्राम के रूल्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज किसी को भी कर दें। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा। दो लॉ का हम यूज करें, दो नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसका मेजर यूज होगा जिसमें F इक्वल्स टू ma बोला गया है। फोर्स जो है टोटल फोर्स दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो आपका एक्सटर्नली जितना फोर्स लगा है वो इक्वल होगा टोटल मास। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखो तो m टोटल मास जो है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस टोटल मास। समझ आया? समझ आया? नेट फोर्स आपका नेट मास के ऊपर कितना लगा है और उस नेट मास की कितनी एक्सेलरेशन है वो होगा आपका सेकेंड लॉ। अब अगर हम वेट की बात करें, वेट की बात करें मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट की बात करें तो वो हो जाएगा mg। ये सबसे एसेंशियल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम इसको देखें तो फ्री का मतलब है कि आपको जैसे दो कनेक्टिंग सिस्टम है, एक ये ब्लॉक है एक ये ब्लॉक है। जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस ब्लॉक का अलग बनेगा, इस ब्लॉक का अलग बनेगा और दोनों को मानना है कि ये इंडिपेंडेंट हैं। इनके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। फ्री बॉडी डायग्राम में आप नेट फोर्स निकालते हो विद डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का रोल है। एरो लगा के निकालेंगे हम। जैसे ये है आपका मास m, इस मास m के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अगर मैं इसको राइट डायरेक्शन में खींचता हूं, इफ आई एम पुलिंग इट इन द राइट डायरेक्शन F। मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सरफेस का कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो डाउनवर्ड जो फोर्स है वेट, बेटा वेट कहां लगता है, जैसे ऑब्जेक्ट है ये किसी टेबल के ऊपर रखा है, मान लेते हैं एक टेबल के ऊपर रखा है, ठीक है, तो टेबल के ऊपर रखा है तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एक जो होगा इसका mg, ठीक है। और क्योंकि ये टेबल के ऊपर रखा है तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्या बोला था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। बस इन दो लॉ का आपका यूज करना है। F12 विल बी इक्वल्स टू माइनस F21। मीन्स जैसे ही इस ऑब्जेक्ट ने एक कुछ अपना मास इस टेबल के ऊपर डाला तो ये टेबल इक्वल और ऑपोजिट फोर्स उस मास के ऊपर लगा देगी। मास के ऊपर लगाएगी तो उस फोर्स को बोलते हैं हम रिएक्टेंट फोर्स और R या फिर नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस बॉडी के ऊपर आपके अब फोर्स लग रहे हैं, देखो ये सब, ठीक है। राइट डायरेक्शन में आपने एक F4 से खींचा, नीचे mg लगा रहा है, टेबल की वजह से ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F, ठीक है। और अब सिचुएशन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हमने एक्सेलरेट करवा रहे हैं, मींस एक एक्सेलरेशन हो रही है आपके मींस राइट डायरेक्शन में। सो ये एक एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है, बड़ा सिंपल सा है, इसको n मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पे अगर आप देखो जितना फोर्स, क्या इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है, जैसे ये डस्टर है इसके ऊपर एक फोर्स लगा के मैं इसको लेफ्ट डायरेक्शन में यूं लेके जा रहा हूं, तो क्या इसकी मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है, बिल्कुल नहीं। सो यू कैन से नेट फोर्स, यहां पे नेट फोर्स जो है आपका मींस n माइनस mg कर लो, n माइनस mg जो कि इक्वल होगा नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या कोई एक्सेलरेशन हो रही है अप एंड डाउन, नहीं हो रही, तो इट विल बी 0। दैट मीन्स n विल बी इक्वल्स टू mg। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? अब आ जाता है सेकेंड इक्वेशन जो बहुत क्रूशियल है, जिसको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे हम F माइनस लेते हैं, F प्लस लेते हैं, क्या इक्वेशन होती है, लिफ्ट की जो क्वेश्चन होते हैं सब कुछ समझ आ जाएगा अगर आप सेकेंड इक्वेशन को समझ लेते हो। तो कैसे, देखो आई होप ये समझ आ गया। अब फिर से आ जाते हैं इसके ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर। देखो जिधर नेट फोर्स होगा, जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या आपकी एक्सेलरेशन होगी। आप कहोगे हाँ कैसे, जैसे अगर मैं इसमें नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं उधर और कुछ फोर्स इस साइड में लगा रहा हूं जैसे, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये कम है और ये जो फोर्स लग रहा है ये ज्यादा है। तो जिस साइड ज्यादा फोर्स लगेगा उधर आपकी एक्सेलरेशन होगी। आप कहोगे बिल्कुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझ चुके हो, अब समझते हैं
यहां पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन किस ज्यादा है, राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं पॉजिटिव, सो एफ। और इसके ऑपोजिट फोर्स कौन सा लग रहा है, एक्स एक्सिस पे, एफ के अलावा कोई फोर्स लग रहा है नहीं। इस पे ब्लॉक पे लेफ्ट में लग रहा है, बिल्कुल ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आपको लेफ्ट। तो राइट साइड में ये फोर्स है, इसको लिया हमने पॉजिटिव, लेफ्ट साइड का फोर्स लेंगे हम नेगेटिव, सो नेगेटिव एफ। ये हो गया नेट फोर्स, एफ माइनस एफ, ये हो गया नेट फोर्स। एफ माइनस एफ विल बी नेट फोर्स, इसका मास, ये इक्वल हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ आया। नेट फोर्स आप निकालोगे, वो वाला फोर्स बड़ा होगा, वो वाला फोर्स डोमिनेट करेगा जिधर आपकी एक्सेलरेशन है, ठीक है। समझ नहीं आया, एक एग्जांपल देते हैं, लिफ्ट वाला एग्जांपल देते हैं। आप में से कुछ नीट की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे तो उनको पता होगा। देखो समझो इसको, एक बंदा है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट आपकी ऊपर की साइड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए। यहां पे लिफ्ट में है तो एक वायर बंधी होगी, वायर का फोर्स मान लेते हैं टी है, ठीक है। आप इस लिफ्ट के अंदर ओनली अलोन पर्सन हो, लिफ्ट का मास हमने इग्नोर कर दिया, या फिर मान लेते हैं लिफ्ट प्लस आपका जो मास है वो कैपिटल एम है, आप और लिफ्ट का मास है कैपिटल एम, मीन्स आपका मास, मैन का मास प्लस लिफ्ट का मास इनटू जी। तो लिफ्ट का और आपका जो नेट फोर्स होगा, डाउनवर्ड वेट होगा, वो हो जाएगा एम, कैपिटल एम इंटू जी, ठीक है। ऊपर की साइड टी फोर्स लग रहा है, जो आपकी रस्सी होगी उसमें एक टेंशन होगी, टेंशन एक फोर्स होता है, ठीक है। अब ये जो रस्सी है ये ऊपर की साइड फोर्स लगा रही है, आपका फोर्स नीचे है, लिफ्ट किधर मूव कर रही है बताओ, लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर, ऊपर मूव कर रही है। तो जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो कौन सा है, टी या फिर एम जी। आपको सर ऊपर मूव कर रहा है तो टी होना चाहिए, बिल्कुल हाँ सही कह रहे हो। सो टी माइनस एम जी, टी ऊपर फोर्स, एम जी नीचे, ठीक है। समझ नहीं आया। अगर इसमें एक और मास मान लेते हैं, एक और बंदा बैठा है, उसका मास m1 है, m1 g, ठीक है। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। देखो यहां पे 3 मास हो गए, एक लिफ्ट का हो गया, एक आपका हो गया, एक आपका सहपाठी है उसका हो गया, ठीक है। थोड़ा अलग अलग लिखते हैं इसको। तो इसमें टोटल मास क्या होगा, लिफ्ट का मास नीचे m ऑफ लिफ्ट इंटू जी, आपका m, यू आर अ बॉय सो एम बी इंटू जी, आपके एक फीमेल फ्रेंड है सो एम जी मास ऑफ गर्ल इंटू जी। इसको क्या लिखें, वुमेन लिख देते हैं, एम डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल नेट डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज टी। सो डोमिनेटिंग कौन सा है, टी, टी में से माइनस करेंगे तीनों फोर्स, दैट इज एम डब्ल्यू जी माइनस एम बी जी माइनस एम एल जी। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, सो पॉजिटिव प्लस नीचे वाले फोर्स, ये सबको ऐड किया, ये नेट फोर्स है। अब आपको हम ऐड कहाँ किया है, देखो टी माइनस, या फिर हम कहें प्लस, माइनस एम डब्ल्यू जी माइनस एम बी जी माइनस एम एल जी। ये हो गया आपका नेट फोर्स। नेट फोर्स ये हो जाएगा आपके इक्वल मास, टोटल मास। टोटल मास क्या है, एम डब्ल्यू एम बी और एम एल, सो मास विल बी एम डब्ल्यू प्लस एम बी प्लस एम एल। ये हो गया टोटल मास। और टोटल मास किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से, इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। ये हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आया बेटा, समझ आया। क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जो आपको एग्जाम्पल मैंने बताया था वो एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपके थोड़े और डाउट क्लियर हो सकते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.6, डायग्राम गिवन है, सीलिंग, वी आर हैविंग ए ब्लॉक, ठीक है, और यहां पे एक फोर्स लगाया गया, थोड़ा सा गलत बन गया, यहां से एक फोर्स लगाया गया है ऐसे, जो कि है आपका 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है। इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल है। ये जो रस्सी है ये यहां से लेके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 मीटर है और नीचे भी सी पॉइंट तक 1 मीटर है, ठीक है।
इसमें जो टेंशन है ये T है और इसमें जो टेंशन है ये T है। डाउनवर्ड जो वेट है वो गिवन है 60 न्यूटन। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें गिवन है। अब आप कहोगे सर निकालना क्या है? देखो, आई विल स्टडी और रीड द क्वेश्चन। अ मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप। 6 kg का मास एक रोप के द्वारा सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द सीलिंग। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन लगाया है आपका इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मिड पॉइंट पे इस रोप के, क्योंकि 1 मीटर ये है 1 मीटर ये है। वट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम में क्या एंगल होगा, ये थीटा निकालना है आपको। कैसे निकाल सकते हो बताओ? देखो, जो अभी तक पढ़ाया है वो काम आएगा। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो इस कंप्लीट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका ब्लॉक। ब्लॉक पे डाउनवर्ड फोर्स 6 किलो का है तो 60 न्यूटन। डाउनवर्ड फोर्स यू विल हैव 60 न्यूटन। ठीक है, इस पर अपवर्ड फोर्स T टेंशन लगी है। ठीक है, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। इसके अलावा कोई है नहीं। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम, ये बी पॉइंट। बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगाया गया है। सो राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा 50 न्यूटन का, इट विल बी 50 न्यूटन। एक एंगल पे T फोर्स लगा है T, और ये एंगल बना रहा है नीचे की साइड आपका T ही फोर्स है, दिस इज थीटा, और ये T है, और कुछ तो नहीं है। देखते हैं। यस, अच्छा टेंशन अलग अलग है। हाँ बेटा, टेंशन अलग अलग है। ये हो जाएगा आपका T2, ये T1, ये होगा T2, ये हो गया T2 और ये हो गया T1। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको ये कलर दिख रहा है या नहीं। यस इट इज़ विजिबल, बहुत बोल्ड है। नाउ आपको निकालना है T, सॉरी आपको निकालना है थीटा। थीटा एंगल कैसे निकाल सकते हो? क्या हम इसके कंपोनेंट को रिजोल्व नहीं कर सकते? क्या इसने बोला है नेट जो फोर्स है वो जीरो है? क्या इसने बोला? इसने बोला इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स आपका जीरो है। दैट मीन्स आपका T2 जो है 60 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ना ये ऊपर मूव कर रहा है, ना नीचे, ना राइट, ना लेफ्ट, किधर भी मूव नहीं कर रहा। सो T2 विल बी इक्वल्स टू 60 न्यूटन। कैसे? जैसे मैंने समझाया वैसे समझा देता हूं। मान लेते हैं ऊपर T2 है तो T2 माइनस नीचे की साइड 60, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या कोई एक्सेलरेशन है? नहीं, सो यू विल हैव 0। सो T2 विल बी इक्वल्स टू 60 न्यूटन। कोई डाउट? बेटा कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। अब आ जाते हैं उस पे, क्या हम इसको रिजोल्व नहीं कर सकते? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपको बताया था, हम एक वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं एक्स वाई में। जैसे यहां पे ये एंगल थीटा है, इट विल बी T1 कोस थीटा, 60 नहीं थीटा, और यहां एंगल नहीं बन रहा है, सो T1 साइन थीटा। ठीक है, अब क्या आप देख पा रहे हो इसके कंपोनेंट्स बन गए हैं? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, मींस आपका ऊपर फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ना ये ऊपर मूव कर रहा है, ना नीचे, ना लेफ्ट, ना राइट। सो यू विल हैव टू इक्वेशन, दैट इज T1 कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये जो फोर्स है T2 के इक्वल हो जाएगा, और T2 किसके इक्वल है? 60 न्यूटन। ठीक है, अब T1 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू राइट साइड, दैट इज 50 न्यूटन। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल हैव T1 कोस थीटा, और इधर आ जाएगा 60, दैट इज tan थीटा will be equals to 5/6, that means theta will be equals to tan inverse 5/6। समझ आया? ये हो गया आपका नेट एंगल जो बनेगा जब आपका ये कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इक्विलिब्रियम में आप इतना ही करेंगे, इसके अलावा बहुत डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं, फिर पोटेंशियल एनर्जी का रोल आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एक ऐसा फोर्स जो बहुत क्रूशियल है, लेकिन ऐसा ही फोर्स जो यही जो फोर्स है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम का हमें सामना भी करना पड़ता है। जैसे अगर ये फोर्स ना हो तो आपकी जो मशीन है वो गर्म ही ना हो, वो गर्म नहीं होगी तो बहुत एफिशिएंटली मींस 100% एफिशिएंसी से मशीन वर्क कर पाएगी।
लेकिन अगर ये फोर्स ना हो तो आप जहां पे हो आप यहीं पे रहोगे जीवन पर्यंत, मीन्स थ्रू आउट योर होल लाइफ स्पेन। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक के बारे में, जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फ्रिक्शनल फोर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अभी तक आपने फ्रिक्शनल फोर्स का नाम सुना था, अब काम की बात करेंगे हम। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? कोई बता सकता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ चंद लाइन अगर आप लिखना चाहो कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ क्या आपको कितना आता है। ठीक है, चलो उसे मेरे को भी आइडिया लगेगा कि आगे से कितना पढ़ाना है मेरे को। फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका, वो फोर्स होता है जो आपके एक इंपेंडिंग मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपेंडिंग, क्या बोलते हैं? इंपेंडिंग मोशन को रजिस्ट करता है। इट इज अ फोर्स दैट रजिस्ट द इंपेंडिंग मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब इंपेंडिंग मोशन क्या होता है? इंपेंडिंग मोशन है जैसे मैंने, होना क्या चाहिए आइडियली कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये मूव करना चाहिए, आपको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हो मैं इस पर कम फोर्स लगाऊं तो ये मूव नहीं करेगा। क्या हो मैं इस पर बहुत ही कम फोर्स लगाऊं तो भी ये मूव नहीं करेगा। तो मुझे कुछ मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके ऊपर जाने के बाद मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता हूं। जैसे अगर आप गाड़ी को धक्का मारते हो, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देते हो, गाड़ी को अगर आप पुश करते हो, व्हेन यू पुश अ कार, उस टाइम पे क्या होता है कि आप गाड़ी पे धक्का मार रहे हैं और आप तो खूब ही जोर लगा लिया लेकिन गाड़ी मूव नहीं करी। वहीं आपका दोस्त आपकी हेल्प करने आ गया और आप दोनों ने फोर्स लगाया तो कुछ कंबाइन होकर फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स बना जिससे वो गाड़ी धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करी। अब सोच के देखो, वो गाड़ी मूव करना स्टार्ट करी दो लोगों की वजह से, लेकिन अगर आपका दोस्त बीच में हट जाए और आप अकेले ही उसको धक्का मारोगे तो भी वो गाड़ी मूव करेगी। अगर आप अपना मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो आप अकेले उस गाड़ी को कंटिन्यू मोशन में रख सकते हो। यह होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स को। आपका स्टैटिक फोर्स जब आपके ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, काइनेटिक फोर्स जब आपके ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और एक होता है लिमिटिंग फोर्स जो आपकी क्रिशियल लिमिट होती है जिसके ऊपर जाने के बाद आपका जो स्टैटिक है वो काइनेटिक में बदल जाएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन होता है कि जैसे आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, जो मैंने एग्जांपल दिया, गाड़ी पे जैसे आप फोर्स लगाते हो तो वो गाड़ी मूव करनी चाहिए लेकिन वो नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में। लेकिन कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होता है जस्ट ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस भी डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसके जस्ट ऑपोजिट आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करे इस डायरेक्शन में, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि जस्ट ऑपोजिट है लेकिन है तो पैरेलल। आपने राइट में फोर्स लगाया, लेफ्ट में लग गया, मींस आप राइट में फोर्स लगाया, लेफ्ट में फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, दोनों है तो पैरेलल। यस, सो दोनों पैरेलल फोर्स हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को लगाते हो तो इंपेंडिंग मोशन को रेजिस्ट करता है। इंपेंडिंग मोशन मींस अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता ये ऑब्जेक्ट मूव करती रहती। सो एक इंपेंडिंग फोर्स इंपेंडिंग मोशन को रेजिस्ट करने वाला फोर्स है जो कि बहुत क्रूशियल है। So frictional force is a kind of resistive force. It is a resistive force. Resistive जो आप 10th क्लास में पढ़ गए हो, रेजिस्टेंस रेजिस्टिव होता है कोई भी मोशन हो रहा है उसको ब्लॉक करने वाला। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स विच ओपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, विच ओपोज द impending motion of any object, and it is always opposite to the direction of motion. It is represented by small f and it is always parallel to the motion of the object. I hope आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके टाइप की। सो फ्रिक्शनल फोर्स के आपके टाइप होते हैं 3, ब्रॉड बता रहा हूं, चौथा बाद में बताऊंगा। तो 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स यू विल हैव
मेजरली आपके दो होते हैं, ट्रांसलेटरी फ्रिक्शनल फोर्स और रोलिंग फोर्स। सो यहां पे हम बात करेंगे उससे पहले स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, देन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपको नाम से भी कुछ पता चल रहा होगा। स्टैटिक, स्टैटिक से क्या समझते हो? जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सो फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विच ओपोजेस, किसको ओपोज करता है? इंपेंडिंग मोशन, इट ओपोजेज इंपेंडिंग मोशन। ठीक है। अब जो मैंने आपको गाड़ी का एग्जांपल दिया था उससे क्या समझे? स्टार्टिंग में आपने अकेले फोर्स लगाया, उसके बाद आपका दोस्त आया, आप दोनों ने फोर्स लगाया तो वो गाड़ी मूव करना स्टार्ट करी। मींस उस गाड़ी को मूव कराने में एक मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो मैक्सिमम फोर्स ये होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ स्टैटिक। ठीक है। और जैसे गाड़ी मूव करना स्टार्ट करी बेटा, जैसे गाड़ी मूव करना स्टार्ट करी, आपके दोस्त बोला मैं थक गया, ठीक है मैं जा रहा हूं, अब तू धक्का देता रहे जब तक स्टार्ट ना हो जाए। तो क्या आप अकेले कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि स्टैटिक फोर्स वो मैक्सिमम फोर्स है जिसको आप लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, लेकिन उसको मूव कराते रहने में आपको एक कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सो इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन when object is in motion, when object is in motion। समझ आया? अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है, वो समझ लो, उससे आपको तीनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो ग्राफ क्या कहता है? सो यू विल हैव, और आई कैन से वी विल हैव अ ग्राफ दैट इज जो एक्स एक्सिस है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगाओगे, और वाई एक्सिस है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। इनिशियली एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाना स्टार्ट किए, तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाया लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करी, लेकिन आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता था बढ़ता था बढ़ता था। समझे? एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगी। दिस इज एफ एल। ठीक है। अब आप यहां पे देखो तो जो O से लेके A पॉइंट तक है वो है आपका स्टैटिक फोर्स। सो इसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जैसे जैसे जितना जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ बेटा, जैसे जैसे जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता रहेगा। ये यहां हो रहा है स्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, ये 0 से लेके A तक चला गया, 0 से लेके A तक चला गया जब आप फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो। अब क्या होगा? एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जिसके बाद गाड़ी हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप मूव करा पाओ, और उस टाइम पे होता है आपका लिमिटिंग फोर्स। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो होगा आपका लिमिटिंग फोर्स। और जैसे ही गाड़ी मूव करना स्टार्ट करी, आप फोर्स लगाते रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? यहां पे ये जो वैल्यू है ये है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू जब तक गाड़ी मूव नहीं करी, जैसे मूव करना स्टार्ट करिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखो कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हो जाता है। सो कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है गाड़ी को कंटिन्यूअसली मूव कराने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखा जाए तो फोर्स होता किस वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स होता किस वजह से, तो इसका मेजर जो रीजन है वो होता है जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं,
इतनी तो स्मूथ होती नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट, उनके कुछ पोर्स होते हैं, मीन छेद होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखते हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आपने रखा ऐसे, ठीक है, तो जो ये छेद है ये एक दूसरे सरफेस को कंप्लीट कवर कर लेते हैं, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो है ये वाले ऊपर वाले जो सरफेस है उसके जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं नीचे वाले सरफेस, और नीचे वाले के अट्रैक्ट करते हैं ऊपर वाले। तो ये बाइंड हो जाते हैं, दो जो लेयर है वो बाइंड हो जाती हैं। वो जो बाइंडिंग होती है उनकी वजह से होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फिर आपको एक ओपोजिंग फोर्स लगाना होता है जो इस अट्रैक्शन को हटाए। जो ये अट्रैक्शन को हटाएगा वो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स है। और इन अट्रैक्शन कितने स्ट्रोंग है ये आपका डिपेंड करेगा कि आपकी ऑब्जेक्ट कितनी रफ है, सरफेस एरिया बनी कितनी रफ है, ऑब्जेक्ट कितनी रफ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितनी ज़्यादा है। स्मूथ सरफेस है जैसे आइस होती है, क्या आइस पे आप फिसलोगे या नॉर्मल चल सकते हो? आप जो फिसलेंगे, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस इतना स्मूथ है कि आप उस पर वॉक ही नहीं कर सकते। जो ये जो लेयर है ये अगर स्मूथ हो जाए तो एक दूसरे के ऊपर टिक ही नहीं पाएंगे, और टिक नहीं पाएंगे मीन्स फोर्स फ्रिक्शन का कम है। कम फोर्स होने की वजह से आप उसके ऊपर मूव ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि अगर ये फोर्स ना हो इस यूनिवर्स में तो आप जहां हो आप वहीं रहोगे हमेशा, क्योंकि आपको मूव करने के लिए एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है जो आपका अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन के अगेंस्ट होता है। सो अगर कोई भी फोर्स नीचे नहीं है तो ये समझ लो नीचे आपके आइस है। तो जैसे मूव करना स्टार्ट करोगे आप स्लिप करोगे, जैसे मूव करना स्टार्ट करोगे आप स्लिप करोगे। तो इसलिए आप एक ही जगह रह जाओगे अगर इस यूनिवर्स में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो। आई होप आपके ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट करेंगे इसके लॉ होते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी आपके सिलेबस में है तो वो भी करेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं बताया है, इन सब में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।